नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक खास मुद्दे पर बातचीत तो होती ही है। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी और बातचीत का विषय है कि क्या चिराग पासवान की हालत सहनी जैसी होने वाली है। क्या चिराग पासवान आत्मविश्वास से ज़्यादा लवरेज हैं और देश में एक नई ताकत बनकर उभरना चाहते हैं। खास तौर पर बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अपनी नई जगह बनाने वाले हैं। क्या चिराग पासवान को लेकर एनडीए में असमंजस की स्थिति है, और बात यह भी है कि क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि चिराग पासवान की एक बैठक, अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन उनका हुआ वो रांची में हुआ, और रांची में ये बैठक करने का आपको क्या लगता है, ये क्यों चुना गया रांची? देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो वहाँ पर अपने संगठन को धार देने के लिए, मजबूती देने के लिए चिराग पासवान ने झारखंड को चुना और वहाँ रांची में बैठक हुई। उनका मुख्य मकसद ये था कि अब आने वाले चुनाव की तैयारी वहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है लोजपा का, उसको सौंप दिया जाए, और यही उन्होंने किया भी। तो वहाँ पर आगे की जो भी चीज़ें हैं वो तय करने के लिए, रणनीति तय करने के लिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार को उन्होंने सारी जिम्मेदारी सौंपी है। और उनके वहाँ जाने से थोड़ा सा स्वाभाविक है कि संगठन में एक नया उत्साह आता है कार्यकर्ताओं में कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए हैं, तो उनकी उपस्थिति एक मायने रखती है। तो यही वजह है कि वो झारखंड जा कर के अपने कार्यकर्ताओं को जो है थोड़ा जोश और उत्साह से लवरेज करने के लिए रांची में ये बैठक किया है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी का एक वो देना चाहते हैं अपनी पार्टी को, और ये काम उनके पिताजी भी नहीं कर पाए थे। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो चुनाव आयोग का जो पैमाना है उसमें तो अभी थोड़ा सा देर है, क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वोट का वो जब तक उनके खाते में, उनकी पार्टी के खाते में नहीं जुड़ेगा तब तक वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं हासिल कर सकते हैं। अभी तक अगर मुख्य रूप से देखें तो उनकी पार्टी बिहार में ही एक्टिव है और बिहार में ही उसका मेन आधार है। उनके पिता रामविलास पासवान भी बिहार की ही पॉलिटिक्स मुख्य रूप से की है और केंद्र में उसी के हिसाब से अपना एक तवज्जो और अपना एक महत्व पाते रहे हैं। तो तेजस्वी को एक वजह यह भी है झारखंड में बैठक करने का कि वो अब जो है थोड़ा सा पार्टी को जो राष्ट्रीय स्वरूप देना चाह रहे हैं, तो अब बिहार से वो बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की बैठक वो यूपी में करें झारखंड के बाद, या दिल्ली में करें। तो वो एक उनका प्रयास हो सकता है कि भाई हमको पार्टी का राष्ट्रीय स्वरूप देना है, वोट तो उसके लिए वोट आधार को बढ़ाना होगा। वोट आधार को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगे, वहाँ संगठन को मजबूती देना चाहेंगे, संगठन को विस्तार देना चाहेंगे। तो ये एक वजह है कि वो अब अपना आगे राष्ट्रीय फलक पर आने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा, हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि इसे रांची वाले अधिवेशन में चिराग पासवान ने ये कहा कि उनका गठबंधन नेशनल लेवल पर है और राज्यों में उनका गठबंधन किसी के साथ नहीं है। तो वो राज्यों में अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि एनडीए से अलग कुछ बात सोच रहे हैं चिराग? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव को आमतौर पे जो क्षेत्रीय दल हैं, अभी तक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास भी क्षेत्रीय दल के ही दर्जे में है। जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है मुख्यमंत्री उनकी, वो भी एक अभी क्षेत्रीय दल के ही दर्जे में है। तो ये लोग अब चाहते हैं कि आगे जब निकले हम, तो उसके लिए एक विस्तार करना चाहते हैं ये। और रामविलास पासवान जो है वो उन्होंने अपनी सारी विरासत जो है, सियासी विरासत, चिराग पासवान को सौंपी है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा चिराग पासवान को अपना महत्व दिखाने के लिए बिहार में वो वाकई एक कद्दावर नेता हैं। और जो जैसे आपने कहा कि चुनाव जो है वो कहाँ कहाँ होने वाला है, तो उन स्टेट्स में वो अपना जो है विस्तार दे सकते हैं। और झारखंड में जो चुनाव अलग लड़ने की बात कह रहे हैं, तो आप इस पर ज़रा सा गौर कीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, तो जब जदयू भाजपा के साथ थी तो उसने भी अपने उम्मीदवार वहाँ खड़े किए थे। उसका भी यही तर्क था कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था या बिहार में चुनाव के लिए है,
अन्य स्टेट्स के लिए नहीं है। तो वो भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, दिल्ली में भी जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। यह अलग बात है कि वो बहुत कुछ उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा है, इनके मनोनुकूल नहीं रहा, लेकिन वो होता रहा है। वैसे चिराग पासवान अभी एक ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसे कहा जा सकता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई हमारे साथ आप गठबंधन कीजिए। वो कह रहे हैं कि गठबंधन हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन गठबंधन नहीं होगा तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारा जो गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो गठबंधन हो जब वो कहते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से यही मुख्य ध्वनि आती है कि सीटें हमको ज़्यादा दीजिए, ज़्यादा सीटें चीज़ें दीजिए। ये तो सीधा सीधा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार में 25 में चुनाव है और झारखंड में तो अब तो 2 महीना बाद। तो दोनों स्टेट्स में वो पिछले बार भी पिछले विधानसभा 20 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो 15 में हुआ था, उनको काफ़ी अच्छी सीटें मिली थी। ये अलग बात है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 20 के चुनाव में इसीलिए समझौता उनका टूटा कि वो जितनी सीटें चाह रहे थे, एनडीए गठबंधन उनको उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं था। अब ये फिर उसी प्रेशर पॉलिटिक्स में है कि झारखंड में चुनाव हो तो उनका ये सीधा सीधा संकेत है कि हम गठबंधन चाहते हैं, लेकिन गठबंधन तभी होगा जब हमको मनोनुकूल सीटें और ज़्यादा सीटें दे दीजिए। 19 के चुनाव में जब झारखंड में हुआ था तो 1 सीट शिकारीपाड़ा उनको मिला था, और उसके बाद फिर भाजपा सरकार बनाई, लेकिन अगले बार फिर चुनाव हुआ तो उसमें उनको सीटें नहीं मिली, तो इधर भाजपा भी सत्ता में नहीं रही, झारखंड में ये भी नहीं रहे। तो अब ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स में ही चल रहे हैं कि जैसे झारखंड में ज़्यादा सीटें मांगेंगे वैसे ही बिहार में भी ज़्यादा सीटें मांगेंगे। अब जहाँ पर एक तालमेल समझौता हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाजपा नेतृत्व को एक संकेत दे रहे हैं कि हमको अगर आप सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे, 19 की तरह शिकारीपाड़ा 1-2 सीट दे देंगे तो गठबंधन नहीं होगा भैया, ये समझ लीजिए आप। तो अगर गठबंधन नहीं हुआ माने क्या एनडीए उनको तरजीह देगी, खासतौर पर बीजेपी उनको तरजीह देने जा रही? देखिए, एक चीज़ है कि रामविलास पासवान जो हैं वो भले बिहार से सांसद चुने जाते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के दलित नेता थे, और रामविलास पासवान अपनी सियासी विरासत जो है अपने काफ़ी समय पहले ही उन्होंने जीवित रहते हैं उसको चिराग पासवान को आगे करके और उनको चल रहे थे। तो अब रामविलास पासवान जैसे जब पिता हों और राजनीतिक गुरु हों तो उनके बेटे और या कहें कि शिष्य चिराग पासवान को फिर कहीं और जा कर के राजनीति सीखने की क्या ज़रूरत है। वो जानते हैं राजनीति के पेचोखम क्या होते हैं, उसी हिसाब से वो पॉलिटिक्स करते हैं। अब रामविलास पासवान जैसे कहा जाता था कि वो मौसम विज्ञानी है, और वो अक्सर ये होता था कि जिस पार्टी की सरकार बनती थी उसी के साथ वो पहले चले जाते थे। तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि पता नहीं कैसे इनको पता चल जाता है, क्या भविष्यवाणी ये कैसे करते हैं कि भाई उसकी सरकार बनेगी तो उसके साथ चले गए। आपको याद होगा कि गोधरा कांड जब हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस गोधरा कांड के होने के काफ़ी दिनों के बाद रामविलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया था एनडीए सरकार से। उन्हीं के वोट से वो सरकार हाँ, तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर वही रामविलास पासवान गोधरा कांड अपनी जगह कायम रहा, लेकिन फिर एनडीए के फोल्ड में आके चुनाव लड़े और एनडीए सरकार में मंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। तो चिराग पासवान का अभी अगर आप देखें कि जो लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो 100% प्रदर्शन रहा है। भाजपा एनडीए में उनको जितनी सीटें मिली सभी पर उनकी जीत हासिल हुई। केंद्र सरकार में अभी मंत्री हैं, तो उनका जो है आत्मविश्वास, जैसा आप बोल रहे थे कि अति आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास उनका उफान पर है। उनको लगता है कि अभी जो मौका है उसमें हम कुछ भी मनवा सकते हैं केंद्र सरकार से या एनडीए सरकार से या भाजपा नेतृत्व कह लीजिए, भाजपा नेतृत्व से। पर वो इसी तरह से अब जैसे एक चीज़ और भी है कि भाजपा नेतृत्व जो है वो पिछले एनडीए सरकार की तरह मजबूत नहीं है। भाजपा की जो मतलब सीटें कम हो गई, तो अब जो है कि एनडीए की सरकार बनी है जो उसकी अगुवाई में, तो वो 2 बैसाखियों पर चल रही है, एक जदयू की और एक तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ। तो चिराग पासवान भी अब जानते हैं कि भाजपा में इतनी अभी क्षमता नहीं है कि उनके 5 सांसदों को नज़रअंदाज करके कोई फैसला ले लें।
तो इसी हिसाब से वो अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा कि जहाँ पर दलितों की बात आई, आरक्षण की बात आई, तो उन्होंने लेटरल एंट्री का विरोध कर दिया। भाजपा उसको लाने की तैयारी में थी, विपक्ष विरोध कर रहा था कि इससे आरक्षण प्रभावित होगा और भाजपा दलितों वंचितों का अधिकार छीनना चाहती है। उस समय चिराग पासवान का जो बयान आया वो विपक्ष के बयान से मेल खाता हुआ था और अंततः ये निर्णय हुआ कि भाजपा को वो फैसला जो है लेटरल एंट्री का वापस लेना पड़ा। तो इस तरह के कई, अगर आप देखें थोड़ा सा 2020 के बिहार विधान चुनाव को देखें तो कई तरह के विरोधाभासी बयान देते रहे, फिर अंततः अकेले चुनाव लड़े और उनके अकेले चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो जदयू को हुआ। और नीतीश कुमार के दिल में आज भी वो खलिश है कि चिराग पासवान लोजपा राह के चलते उनको काफ़ी सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान होना झेलना पड़ा। अब ये अलग बात है कि सियासत है, अब दोनों फिर साथ हैं, कौन कितने मन से किसके साथ है ये हम आपको अभी आप अभी बता रहे थे कि उन्होंने लेटरल एंट्री पर विरोध जताया, फिर उन्होंने भारत बंद में वो बंद के समर्थकों के साथ रहे, फिर वो ये SC/ST में क्रीमी लेयर का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो एनडीए के फैसलों का लगातार विरोध करते हुए चिराग पासवान एनडीए में बने रह सकते हैं? देखिए, हमने आपको बताया कि जैसे भाजपा अब वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वो पिछली सरकार में थी। उसकी सीटें घट गई हैं और उसको अब 2 बैसाखियों के सहारे चलना पड़ रहा है। तो वो अभी कतई ये नहीं खतरा मोल लेना चाहेगी कि चिराग पासवान को नाराज़ करके और हम मतलब अपनी सरकार पर ही संकट उत्पन्न कर दें। तो एक ये है कि ये जो है एक भाजपा को एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं कि आगे हमको भाजपा से कैसे कैसे क्या क्या लाभ मिल सकता है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि एनडीए को वो निकाल देंगे या ये निकलने जा रहे हैं। जहाँ तक सियासी नफ़ा नुकसान की बात है तो इनका मुख्य फोकस सियासी नफ़ा की ओर है कि सियासी नफ़ा जितना लेना है भाजपा से ले लो, बाहर मैसेज जनता में ये जाए कि ये भाजपा का विरोध भी कर रहे हैं। अरे भाई, विरोध कर रहे हैं तो अलग हो जाइए, आपको रोका किसने है? लेकिन विरोध भी कर रहे हैं, साथ भी हैं, तो इसका मतलब ये है सियासत में ये खूब चलता है। रवि जी, आप जानते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, तो उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का लाभ अब ये लेना चाह रहे हैं। और अब देखिए आने वाले समय में भाजपा से इनको और क्या क्या लेकिन चिराग पासवान की एक महत्वाकांक्षा ये भी है, ये कई बार कहा जाता है कि बिहार फर्स्ट का जो उनका एक अपना वो है, और उसके साथ इसी एजेंडे के साथ वो बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको इस रूप में देख रही है क्या? देखिए, भाजपा नेतृत्व तो उनको किस रूप में मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन चिराग पासवान की जहाँ तक बात है तो वो तो युवा हैं, यंग हैं, और देश की सियासत में जो 2-4 नेता युवा हैं, तेजस्वी यादव, अनुराग ठाकुर, सूर्या जो साउथ के हैं, चिराग पासवान हैं, ये चारों नेता एक अपना धीरे धीरे स्थान बना चुके हैं। तो अगर चिराग पासवान युवा हैं और एनडीए के फोल्ड में हैं, तो अगर इस तरह की कोई बात आती है तो ये अपनी दावेदारी तो पेश कर ही सकते हैं। और भाजपा नेतृत्व के ऊपर है कि वो इनको कितना स्वीकार करती है या नहीं करती है। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के बिना ये चिराग पासवान के बिना अगर सरकार नहीं बन रही है तो ये तो भाजपा को मानना पड़ेगा उनकी शर्त कि ठीक है भाई, आप मतलब ये भविष्य की बात है, लेकिन हम लोग चर्चा में जब कर रहे हैं तो मान लीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है और मान लीजिए कि अच्छी सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। अब ये स्थिति आती है कि उनका सपोर्ट जरूरी है सरकार बनाने के लिए, तो उस समय सौदेबाजी हो सकती है किसी के भी रूप में। मुख्यमंत्री चिराग पासवान की पार्टी ही छोटी है तो इतनी सीटें उनके पास हो सकती हैं क्या कि वो मुख्यमंत्री पद तक? देखिए, अगर अभी की तारीख में अगर 20-25 सीटें भी किसी दल को आ जाती हैं तो तो वो बार्गेन की स्थिति में आ जाएगी। अगर आज आप पीके की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, तो उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, चुनाव में किस तरह से उतरती है, ये अभी उनकी पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद और आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो सियासी गलियारे में चर्चा है,
कि अगर वो 20 सीटें भी ले आते हैं तो अच्छे बार्गेन पावर में पहुंच जाएंगे। तो 20 सीटें 15 सीटें कम नहीं होती हैं। किसी भी सियासत में बार्गेन करने की शक्ति उससे मिल जाती है, पावर मिल जाती है। तो चिराग पासवान भी ये अपना एक सियासी भूमिका बना रहे हैं कि अगर उस ओर उनकी पार्टी बनी तो उनकी महत्वाकांक्षा फिर से मुख्यमंत्री के लिए, जो अभी थोड़ा सा दबे छुपे रूप में है, उस समय सीधे प्रकट हो सकती है, सामने आ सकती है। एक और बिहार में दलित नेतृत्व को लेकर एक तो जीतन राम मांझी भी कई बार चिराग पासवान के विरोधी बयान देते रहे हैं, और अब एक नई बात शुरू हो गई कि जदयू जाएं। अभी हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए कहा नहीं है, लेकिन श्याम रजक ने राजद छोड़ दिया है। तो दलित नेता के तौर पर चिराग पासवान के सामने चैलेंज है। देखिए, दलित नेता के रूप में अगर आप जीतन राम मांझी को देखें, श्याम रजक को देखें, तो ये लोग एक उम्र के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जबकि चिराग पासवान यंग हैं और उनके सामने अभी पूरा समय बचा हुआ है कई तरह के पॉलिटिक्स करने के लिए। तो अभी जो माहौल जो बिहार का है उसमें अब श्याम रजक की आप बात कर रहे हैं। श्याम रजक पहले जदयू में थे, फिर जो गए उधर, फिर आए इधर। तो ये लोग, अभी तेजस्वी का बयान भी उनके बारे में यही आया कि चुनाव आने पर इस तरह के लोग आते जाते रहते हैं कोई। तो ये एक अलग तरह की राजनीति है कि भाई, और उनको पता है कि फुलवारी में जो है वो सीट माले में चला गया है, माले को चला गया है, तो महागठबंधन की वो सीट जो है वो जदयू के, राजद के खाते में आएगी नहीं, तो हम क्यों वहाँ रहें। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है उनका इधर आने का। लेकिन जहाँ तक दलित नेता की बात करें, तो आप सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि आज की तारीख में जो भी 5-6% पासवान वोट है बिहार में, तो वो रामविलास पासवान को ही अपना नेता मानती है, और चिराग पासवान उस वोट को जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं। ये उनकी खासियत रही है। तो अभी लोकसभा चुनाव में कुछ उसमें विखंडन भी हुआ, बिखराव भी हुआ, लेकिन पासवानों में अभी भी रामविलास पासवान के पुत्र के रूप में सियासी विरासत चिराग पासवान के पास है। तो एक, अगर कोई भी नेता या कोई भी दल, कोई भी गठबंधन अगर देखेगा कि भाई इसमें बार्गेनिंग पावर क्या है, इसमें वोट बार्गेनिंग पावर, इसको वोट हासिल करने की, इसका वोट बैंक क्या है, वोट का आधार क्या है, तो उसी के हिसाब से बार्गेन करती है वो। आप देखिए कि जब अभी लोकसभा चुनाव में उनके चाचा के पास 5 सांसद थे, लेकिन जब भाजपा को समझौता करना हुआ तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। क्यों साइड कर दिया है? कि क्योंकि वोट जो है वो चिराग पासवान के साथ है। उनको एकदम से साइड कर दिया गया, उनको टिकट तक नहीं दिया गया कहीं से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये चिराग पासवान को इसलिए महत्व दिया गया कि उनके पास वोट बैंक है एक खास तबके का। एनडीए चाहती है कि पशुपति पारस खड़े रहें। अभी हाल के दिनों में पशुपति पारस ने कहा कि 243 पर लड़ जाएंगे, नहीं तो तरारी वाली सीट वो मांग रहे थे। फिर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाकर उनके घर पर उनसे मिलते हैं। तो क्या चिराग पासवान के सामने एक चेक के तौर पर एनडीए भी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि पारस को खड़ा रखें? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जैसे हाथी और ऊँट की कहावत है कि एक दूसरे को नकेल कसने के लिए एक ऊँट को साथ रखा जाता है। तो वैसे ही है कि अगर चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा कुलांचे मारने लगी, एनडीए के लिए असहज होने लगे, तो उस स्थिति के लिए पशुपति पारस को भी भाजपा अपने साथ जोड़े रखना चाहती है कि पासवान वोट कुछ न कुछ, जब मंत्री रहे हैं, रामविलास पासवान के भाई रहे हैं, तो एक आधार वोट उनके पास भी होगा, और दूसरे अगर उनको किसी रूप में भाजपा नेतृत्व तवज्जो देती है तो उसमें फिर चिराग पासवान को बेचैनी हो सकती है। तो इसलिए जो है एक बैलेंस साधने के लिए ये कवायद चल रही है कि इसको, इनको भी जोड़े रखो, पारस को भी जोड़े रखो। तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत भोलानाथ जी से। और जो महत्वपूर्ण बात भोलानाथ जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, पर ये चिराग पासवान आत्मविश्वास से लवरेज हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चिराग पासवान बड़ा डील करना चाहते हैं और इसीलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा क्या होगा? क्या एनडीए में उनकी महत्ता बढ़ती जाएगी, या चिराग पासवान को साधने के लिए पशुपति पारस को बीजेपी आगे करके खड़ा कर देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। इस तरह की बातचीत सुनने के लिए और जानने के लिए आप हर रोज़ देखते रहिए लाइव बिहार। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।